हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम आपको पार्ट 1 में सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताए थे। आपको बताए थे सूर्य की किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी और सौर कलंकों की संख्या। इसमें एक टॉपिक छूट गया था, वायुमंडल का प्रभाव। इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि वायुमंडल के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों में। वायुमंडल का प्रभाव। प्रारंभ में क्या था कि जब सूर्य तप को प्रभावित करने कारक की विवेचना की जा रही थी तो उस समय वायुमंडल के प्रभाव के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, परंतु बाद में इस पर विशेष चर्चा की गई कि वायुमंडल का प्रभाव भी क्या करता है, सूर्य तप को प्रभावित करता है। अब फिर देखते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें क्या करती है, वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उसका क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, परावर्तन होता है और अवशोषण होता है। अब हम यहाँ पर तीनों को अलग अलग रूप से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 आपका है प्रकीर्णन, दूसरा आपका होता है परावर्तन, तीसरा आपका होता है अवशोषण। ये इसमें वायुमंडल के प्रभाव में आपके 3 बिंदु आते हैं, प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण। अब हम परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो आपका परावर्तन होता है, परावर्तन के अंतर्गत क्या होता है, सूर्य की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर कुछ अदृश्य कण होते हैं। देखते हैं, ये अपना क्या है, सूर्य है। जब सूर्य की किरणें क्या करती हैं, वायुमंडल, ये आपका पृथ्वी, ये वायुमंडल मान लेते हैं, इसमें क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, अदृश्य कण होते हैं और कुछ अणुओं के कण होते हैं, जिसके कारण ये सूर्य तप के जो किरण या होता है क्या होता है, फैल जाता है। और ये भी क्या है कि वर्णात्मक है, मतलब लघु तरंगों, जितनी लघु तरंग होगी, लघु तरंगों का क्या होता है, प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। और इन्हीं प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद में इन्हीं प्रकीर्णन के कारण ही जब सूर्योदय होता है तो पूरब साइड में लालिमा नजर आता है, और जब सूरज होता है पश्चिम दिशा में तो हमें क्या लालिमा नजर आती है। तो इसका मुख्य भूमिका क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन के कारण ही में सूर्य, आसमान नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है, और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है कि जब वायुमंडल में ये जो अदृश्य कण होते हैं, इनका व्यास विकिरण तरंगों से बड़ा होता है, तब परावर्तन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसे परावर्तन क्रिया कहते हैं। और इन्हीं परावर्तन क्रिया के कारण क्या होता है, फिर से एक बार देखते हैं कि परावर्तन में क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित जो अदृश्य कण होते हैं, अदृश्य कणों का जो व्यास होता है वह विकिरण तरंगों से बड़ी होती है, तो यह क्रिया परावर्तित क्रिया कहलाती है। परावर्तित क्रिया के कारण ही जो सौरिक शक्ति की जो तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं, वापस लौटा दी जाती हैं, अर्थात ये सूर्य की किरणें ऐसे आती हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं वापस पुनः। उसके बाद में कुछ इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वायुमंडल में चारों तरफ छिटक जाता है। उसके बाद में छिटकने के बाद में पृथ्वी की सतह से भी ताप शक्ति का क्या होता है, परावर्तन होता है, और जिसके कारण जो
इसी पृथ्वी की सतह से जो परावर्तन होता है, इसी के कारण हमें चंद्रमा का जो अंधेरा वाला भाग होता है वो हमको क्या करता है, दिखाई देता है। मेन भूमिका परावर्तन के कारण ही जो चंद्रमा का अंधेरा वाला भाग होता है उसको हम देख पाते हैं। और इसी परावर्तन, प्रकीर्णन और परावर्तन दोनों के कारण वायुमंडल से कुछ सौरिक शक्ति पृथ्वी की ओर क्या करती है, आती है। इसको हम क्या कहते हैं, विस्तृत दीवा प्रकाश कहते हैं। और विस्तृत दीवा प्रकाश के कारण ही जब खूब अंधकार बदली होती है या जिस स्थान पर सूर्य नहीं पहुंच पाता है, हम वहां पर भी क्या कर सकते हैं, आसानी से उस स्थान को देख लेते हैं। इसी कारण हम लोग को परावर्तन के कारण ही क्या होता है, बदली के दिन या जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, हम उस चीज को आसानी से देख सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आपका है अवशोषण। अवशोषण ये मुख्य रूप से जलवाष्प, इसमें आता है कि अवशोषण में मुख्य योगदान किसका होता है, तो जलवाष्प का होता है। और गौण रूप में, मुख्य रूप में जलवाष्प का, और गौण रूप में ऑक्सीजन और ओजोन गैस का होता है। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं कि अवशोषण मुख्य रूप से जलवाष्प और गौण रूप में ऑक्सीजन और ओजोन गैसों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अवशोषण के कारण ही, अब थोड़ा हम यहां पर पढ़ेंगे हल्का सा, ये अपना क्या है, पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य से किरणें क्या होती हैं, 100% किरणें पृथ्वी पर क्या करती हैं, आती हैं। तो प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण, समझ में आ रहा है ना, ये सीधा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब आसमान की ओर, आकाश की ओर लौटा दी जाती हैं। जिसका कितना प्रतिशत भाग लौटा, 100 में से कितना प्रतिशत भाग लौटा दिया जाता है, 35% भाग लौटा दिया जाता है। मतलब जो सूर्य से 100% ऊर्जा आती है, उसमें से 35% भाग प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण ये रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस हो जाती है, जिसका उपयोग न वायुमंडल कर पाता है और न ही पृथ्वी कर पाती है। उसके बाद में 100 में से 35 निकल गया तो कितना बचा, 65% भाग बचा। अब जो 65 में से 14% भाग है, इसका एजर्ब, इसका अवशोषण, 14% भाग का अवशोषण अपना वायुमंडल कर लेता है। उसके बाद में 65 में से 14 निकल जाएगा तो आपका बचेगा 51। तो हमारी पृथ्वी को मुख्य रूप से केवल 51% ही ताप शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण वायुमंडल का निचला सिरा क्या होता है, गर्म रहता है। अब हम बात करेंगे एल्बिडो की। इसी में हल्का सा एल्बिडो जोड़ देते हैं। एल्बिडो किसे कहते हैं कि किसी स्थान से विकिरण की गई ऊर्जा के परिवर्तित भाग को एल्बिडो कहते हैं। किसी भी स्थान से विकिरण द्वारा ऊर्जा के परिवर्तित भाग को क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। और जो पृथ्वी का एल्बिडो है वह 24 से 34% होता है। एल्बिडो आपका पृथ्वी पर 24 से 34% आपका एल्बिडो होता है। एक बार हम फिर आपको इसमें जो मेन आपके मुख्य बिंदु हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें क्या होता है, लालिमा नजर आती है। और परावर्तन के कारण ही हम चंद्रमा के अंधेरे वाले भाग को देख पाते हैं। और इन्हीं परावर्तन के कारण ही हम पूर्ण बदली वाले दिन या जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, उस स्थान को हम आसानी से देख लेते हैं। उसके बाद में बात आती है अवशोषण में। तो अवशोषण मुख्य रूप से जलवाष्प और गौण रूप में ऑक्सीजन और ओजोन का होता है। उसके बाद में जब ये आपका सूर्य की किरणें 100% ताप, सौरिक ताप लेकर चलता है, तो इसमें 35% भाग क्या होता है, तुरंत रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और इस 35% भाग का कोई मतलब नहीं होता, न इसका वायुमंडल उपयोग करता है, न ही पृथ्वी करती है। उसके बाद भी बचा 65,
65 में से 14% भाग क्या करता है, वायुमंडल अपना ग्रहण कर लेता है। उसके बाद में जो 51% होता है, पृथ्वी की सतह पर ओनली 51% ही पहुंच पाता है और उस 51% के कारण ही वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है। उसके बाद में जो पृथ्वी का एल्बेडो होता है वो 24 से 34% तक होता है। तो आज यहीं पर आज इतना ही। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।